गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का अध्याय 8 अपचयोपचय अभिक्रियाएं, जिन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। परिभाषा जो है रेडॉक्स अभिक्रिया की, जिसको अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही अभिक्रिया में होते हैं, वे रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रिया एक ही है और उसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी चल रही है और अपचयन अभिक्रिया भी चल रही है। एक साथ दोनों अभिक्रियाएं अगर एक ही अभिक्रिया में चलती हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम जो है वो है अपचयोपचय अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है। अब देखो, हम दोनों अलग अलग पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या है और अपचयन का मतलब क्या है। थोड़ा बहुत आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो और थोड़ा सा हम विस्तार में इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। अब वह अभिक्रिया जिनमें निम्न प्रकार के प्रक्रम होते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ये 5 प्रक्रम होते हैं, तो उन सभी अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। पहला लिखा हुआ है ऑक्सीजन का योग। ठीक है। ऑक्सीजन का योग योग अगर हो रहा है किसी परमाणु के अंदर, किसी परमाणु नहीं, किसी अभिक्रिया के अंदर, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब ऑक्सीजन का योग ओ परमाणु द्वारा भी हो सकता है, O2 द्वारा भी हो सकता है, या फिर किसी यौगिक में ऑक्सीजन उपस्थित है तो भी वहाँ ऑक्सीजन का योग माना जाता है। हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, चाहे वो H के रूप में हो, चाहे वो H2 के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो उसको भी कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी ऋण विद्युतीय तत्व का योग, यानी कि तत्व ए प्लस, यहाँ आपने कोई ऋण विद्युतीय तत्व ले लिया, जैसे F2 ले लिया है ना। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, जो कि 17वें वर्ग में और 16वें वर्ग में पाए जाते हैं, वो ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। अगर उनका योग होता है तो भी हम कहते हैं कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर किसी धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है ना, एक क्रियाकारक है प्लस इसकी अभिक्रिया हो रही है किसी भी धन विद्युतीय तत्व से, जो कहाँ से आते हैं, एस ब्लॉक के या डी ब्लॉक के हो सकते हैं। अगर वो उनका निष्कासन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब इन चार के अलावा जो पांचवा बिंदु है वो इन चारों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो पांचवें बिंदु पर ही आधारित है। देखिए, पांचवें बिंदु पे ये लिखा हुआ है कि यौगिक में उपस्थित तत्व के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, यानी कि अभिक्रिया जो हो रही है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, उसमें जो तत्व उपस्थित हैं या यौगिक जो उपस्थित है, उस यौगिक के अंदर जो तत्व उपस्थित हैं, उन तत्वों के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना। अब ये ऑक्सीकरण अंक क्या होता है और इसमें कैसे वृद्धि होती है, ये हम थोड़ा सा आगे जाके अभी पढ़ेंगे 2-5 मिनट के बाद। ठीक है। इसलिए अभी आप इसको यहाँ दिमाग में रोक के रखना कि ये क्या होता है, उसको अपन को आगे पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ये मुख्य बिंदु है। फिर आता है आपके अपचयन। वह अभिक्रिया जिनमें निम्न प्रक्रम होते हैं, अपचयन होती है। जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा इसके अंदर, ऑक्सीकरण का निष्कासन होगा। ऋण विद्युतीय तत्व का यहाँ पर निष्कासन होगा, वहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो रहा था, यहाँ धन विद्युतीय तत्व का योग होगा। ठीक है। और ऑक्सीकरण में धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा था। यौगिक में उपस्थित तत्व के ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी, वहाँ पर क्या हो रही थी, यौगिक में उपस्थित ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही थी। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है तो अपचयन होता है। ये कैसे होता है वो भी आपको आगे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अभिक्रियाएं मैंने लिखी हुई है, जैसे फर्स्ट लिखी हुई है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन का योग हो रहा है इसलिए। HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आपने गर्म किया तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, मर्क्यूरिक और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। मैग्नीशियम प्लस Cl2 गिव्स MgCl2, तो तीसरी अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है Cl2, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। FeCl3 प्लस H2, तो FeCl3 प्लस H2 के अंदर क्या हो रहा है, देखो आप, FeCl3 प्लस H2, तो हाइड्रोजन का योग हो रहा है इसलिए अपचयन अभिक्रिया हो गई ये वाली। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, इथीन का हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, तो इथीन का हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को समझा सकते हैं। लेकिन रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ चलते हैं। अब वो
छोटा सा टॉपिक आ गया है जिसकी हमने ऊपर बात की थी, ऑक्सीकरण अंक। इसे दोनों नाम से जाना जाता है, ऑक्सीकरण अंक भी कहते हैं और ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं। ठीक है। किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाती है। ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाती है, इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या त्यागा त्यागा जाता है। ठीक है। ऑक्सीकरण की स्थिति का ही मतलब यही होता है। ऑक्सीकरण की स्थिति का मतलब उस तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, उसी को कहते हैं उस तत्व की ऑक्सीकरण स्थिति, और उसी से पता लगता है ऑक्सीकरण अंक। ठीक है। किसी भी तत्व की मुक्त अवस्था में तथा अणु अणु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। ठीक है। इसको आप पहले यहाँ समझ लो कि आपके पास में कोई भी तत्व है जो मुक्त अवस्था में, किसी भी तत्व से उसकी अभिक्रिया नहीं हो रही है, जो मुक्त अवस्था में उपस्थित है। जैसे मान लो क्या, कौन सा वाला तत्व हो गया, कोई सा भी आप ले लो। जैसे आपने कैल्शियम ले लिया, इसका ऑक्सीकरण अंक शून्य होगा। आपने Fe ले लिया, इसका ऑक्सीकरण अंक शून्य होगा। Fe के ऊपर +2 लग गया तो इसका ऑक्सीकरण अंक शून्य नहीं होगा, इसका ऑक्सीकरण अंक +2 हो जाएगा। ठीक है। Cl ऑक्सीकरण अंक शून्य होगा। Cl के ऊपर माइनस लग गया, इसका ऑक्सीकरण अंक -1 हो जाएगा। Cl का ऑक्सीकरण अंक 0 अब नहीं होगा। ठीक है। तो कोई भी तत्व जब मुक्त अवस्था में उपस्थित है, कोई भी हो सकता है, वो वेरेडियम हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, या फिर ब्रोमीन Br हो सकता है, कोई भी तत्व जो मुक्त अवस्था में केवल उसका परमाणु क्रम, ये क्या कहते हैं इसको, संकेतक लिखा हुआ है बस, तो उसका ऑक्सीकरण अंक शून्य होगा। एक अणुओं का ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। अणु कौन से होते हैं? जैसे H2, Cl2, Br2, F2, O3 ओजोन, ठीक है, P4 फॉस्फोरस, S8 सल्फर। ठीक है। और ऐसे ऑक्सीजन O2 जितने भी अणु हैं उन सबका ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। ठीक है। अब मैं आपको ये वाली बात बताता हूँ, देखो कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो गई और ऑक्सीकरण अंक में कमी हो गई, उसका क्या मतलब है। पहली बात तो ये है कि ऑक्सीकरण अंक के जो मान होते हैं ना, वो -0 या प्लस हो सकते हैं। ठीक है। इनके मान भिन्नात्मक भी हो सकते हैं, भिन्न में भी हो सकते हैं। तो अगर ऑक्सीकरण अंक के मान, जैसे कोई एक तत्व है Fe+2 का ऑक्सीकरण हो गया और ये बदल गया Fe+3 के अंदर। ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीकरण अंक था वो +2 से किस में बदल गया? +3 के अंदर बदला। तो जब इस तरीके से ये बदलने का तरीका ऐसा होता है, वृद्धि होने का तरीका ऐसा होता है, इसको कहते हैं वृद्धि होना, +2 से +3 में वृद्धि हो रही है। तो देखो आप, पहली बात तो ये है कि इनका, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी स्टार्टिंग ऐसे हो रही है, माइनस, इधर -3 के इधर बहुत सारी संख्या हो सकती है, -4, -5, -6, कितनी भी हो सकती है, आगे -10 तक कितनी भी हो सकती है। ठीक है। तो इसकी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑक्सीकरण अंक जो है वो इधर जाने पर बढ़ रहे हैं, ऐसे जाने पर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ते हैं। पहले तो आप ये बात दिमाग में रखो, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप कॉपी के साइड में यहाँ लिख लो, कहीं भी यहाँ लिख लो आप, कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कहाँ से हो रही है? माइनस से प्लस की तरफ जाने पर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। ठीक है। अब आप देखो ऑक्सीकरण कब होता है? जब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, यानी कि जब भी ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण अंक जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे कैसे बढ़ेगा? +1 से +3 हो गया उसका उसका मान। ठीक है। या फिर उसका मान -3 से 0 हो गया उसका मान, या फिर क्या हो गया, -1 से +2 हो गया। मतलब ऑक्सीकरण अंक जो है ना वो इस तरफ जाएगा, ऐसे इधर जाएगा, चाहे वो माइनस से प्लस की तरफ जाए, माइनस से माइनस में जाए, -3 से -1, 0 से +1, +1 से +4, कुछ भी हो, इस तरफ अगर ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके विपरीत अगर ऑक्सीकरण अंक के मान में कमी होती है, कमी का मतलब वो माइनस की तरफ जाता है, अगर माइनस से भी माइनस में जाता है तो भी वो क्या होगा? अपचयन हो रहा है वहाँ पर। ठीक है। जैसे अगर कोई यौगिक है उसका ऑक्सीकरण अंक +2 था और अब वो +1 पे आ गया, जब उसका अपचयन हुआ तो उसका अब जो उसका ऑक्सीकरण अंक है वो +1 हो गया, तो इसका मतलब उसका अपचयन हुआ है। -1 था और वो -3 पे आ गया तो वो अपचयन हुआ है। +3 से -2 पे आ गया तो अपचयन हुआ है। तो अपचयन में ऑक्सीकरण अंक इधर बढ़ेगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, इसको हमेशा याद रखना। ये वाली जो बात आप बता रहा हूँ ये हमेशा आप दिमाग में रखना, ये पूरे चैप्टर में आपके काम आएगी। ठीक है। भूलना मत इसको बस आप। अब किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जल का देखते हैं। जिस भी तत्व का यौगिक में, पूरे यौगिक में हर एक का जिस भी तत्व का ऑक्सीकरण निकालना होगा उसके नीचे अंडरलाइन की हुई होगी, किताब में भी कर रखी है और आप भी ध्यान रखना। आप अगर आप किताब खोल कर देखोगे तो वहाँ भी करी हुई मिलेगी आपको।
जैसे जल जो है H2O के अंदर आपको ऑक्सीकरण ज्ञात करना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के नीचे लाइन खींच रखी है, इसी का ज्ञात करना है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस भी तत्व का आपको ऑक्सीकरण ज्ञात करना है यौगिक में, उस पूरे यौगिक में बाकी के जितने भी तत्व हैं उनका उनकी संयोजकता आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई एक तत्व है AB2, आपको ए का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है मान लो, तो ये जो बी है ना इसकी संयोजकता आपको पता होनी चाहिए। या फिर मान लो आपके यौगिक ये वाला है और बी का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, तो आपको ए की संयोजकता पता होनी चाहिए। ठीक है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है उसके अलावा उस यौगिक में जितने भी तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण उनकी संयोजकता आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप ऑक्सीकरण ज्ञात कर सकते हो। अब बाकी के तत्वों की संयोजकता कैसे पता होगी आपको, या आप 9वीं 10वीं और 11वीं में पढ़ के 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो संयोजकता वाले अध्याय के अंदर, टॉपिक के अंदर, कि किसी भी तत्व की संयोजकता कितनी होती है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं जल के अंदर ऑक्सीजन की। ठीक है, अब आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, तो H जो होता है H का होता है +1, ऑक्सीकरण संयोजकता होती है हाइड्रोजन की +1। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इसको हमने लिख दिया 2। H2 के लिए क्या लिखा हमने 2 लिखा। जिसका हमको ऑक्सीकरण ज्ञात करना है उसको हमने x मान लिया, O का हमने क्या मान लिया x, तो 2 + x = 0, आगे बराबर करके 0 लिखना है, x = 2 आंसर हो जाएगा, इसका -2 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ऑक्सीकरण अंक का जो भी आंसर आता है उसको प्लस और माइनस के चिन्ह सहित बताना है आपको। एक बार वापस समझना आप, जिस तत्व का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है उसको हमने x मान लिया, ऑक्सीजन को हमने x मान लिया। एक H जो होता है इसका ऑक्सीकरण होता है +1, यहाँ पे H2 यानी कि 2 H हैं तो 2 H का हो जाएगा +2। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया हमने 2। उसके बाद में O को x मान लिया, 2 + x = 0, तो x बराबर हो गया -2। इसका मतलब जल के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 है। ठीक है, किसी एक तत्व का ऑक्सीकरण अंक अलग अलग यौगिक में अलग अलग भी हो सकता है, इसके उदाहरण भी अपन आगे देखेंगे। अब देखो HCl के अंदर आपको ज्ञात करना है किसका, पता लग गया आपको, अंडरलाइन किसके नीचे हो रही है, Cl के नीचे अंडरलाइन हो रही है, तो आपको Cl का ज्ञात करना है। H का होता है +1, यहाँ पे एक ही H है तो अपन ने 1 लगा दिया, 1 + x = 0, तो x = -1, यहाँ पे Cl का ऑक्सीकरण कितना है -1 है। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट है H2S। देखो H2S में सल्फर का आपको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अंक, तो हाइड्रोजन का होता है +1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो इसका कितना हो गया 2 हो गया, प्लस के 2 हो गया। सल्फर का आपने x मान लिया तो 2 + x = 0, तो x बराबर हो गया -2। सल्फर का ऑक्सीकरण अंक H2S में -2 है। अब देखिए नेक्स्ट यौगिक है कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 का नाम है कार्बोनिक अम्ल, याद नहीं है तो इसके पास आप नोट्स में लिख के रखना। H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। यहाँ पे आपको किसका निकालना है ऑक्सीकरण अंक, किसके नीचे लाइन हो रही है, कार्बन के नीचे लाइन हो रही है, तो हाइड्रोजन का होता है +1, तो हाइड्रोजन का तो हो गया +2। अब देखो कार्बन का आपको निकालना है, तो कार्बन का हमने मान लिया x, ये थोड़ा सा पहले बाद में लिख दिया, कार्बन का x लिखना है। आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, देखो +2 प्लस कार्बन का x होता है तो कार्बन का x मान लिया, ऑक्सीजन का होता है -2। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 को आपको -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -6 = 0। तो 2 + x -6, तो x बराबर आ जाएगा +4 आपका आंसर। ध्यान रखना ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3 को आपको -2 से मल्टीप्लाई करना है तो -6 आ जाएगा। तो इस H2CO3 में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक आया है +4। अब आता है HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में आपको ऑक्सीकरण ज्ञात करना है नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन का हमने +1 लिख दिया, नाइट्रोजन को आपने x मान लिया, ऑक्सीजन का होता है -2 क्योंकि 3 आ रहा है तो 3 × -2 -6 हो गया, तो x का मान आ गया +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक है +5 किसमें, नाइट्रिक अम्ल के अंदर। फिर आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें आपको ज्ञात करना है सल्फर का। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का हमने 2 मान लिया, सल्फर को हमने x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 से इसको गुणा किया तो -8 आ गया, तो x बराबर हो गया +6। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +6 है। ध्यान रखना एक ही यौगिक अलग अलग तत्वों एक ही तत्व अलग अलग यौगिकों में ऑक्सीकरण अंक अलग अलग दर्शाता है। जैसे देखो आप H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना था -2, जबकि H2SO4 में उसी सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना है +6। इस प्रकार से एक ही तत्व अलग अलग यौगिकों में ऑक्सीकरण अंक के मान अलग अलग दर्शाता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट।
अब देखो आप KMnO4 में ऑक्सीकरण हमको किसका ज्ञात करना है, Mn का, यानी कि मैग्नीज का ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, के पोटेशियम का होता है +1, के का होता है +1, तो आपने यहाँ लिख दिया के का +1, Mn को आपने x मान लिया, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 4 से गुणा किया तो -8 आ गया, तो x बराबर हो गया +7। तो KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण कितना है, +7 है। HClO4, ये भी एक यौगिक अम्ल है, ये एक HClO4 में आपको Cl का ज्ञात करना है। H का होता है +1, Cl का आपने x मान लिया, ऑक्सीजन का होता है माइनस का, कितना होता है ऑक्सीजन का, -2, तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ -8 आएंगे, ध्यान रखना। HClO4 में -8 आएंगे, तो यहाँ -8 आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा +7। इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, वीडियो देख के जब आप नोट्स उतारोगे तो उसको करेक्शन कर लेना। PDF के अंदर ये ऐसा ही मिलेगा आपको, लेकिन वहाँ लिखते समय इसको सही करना, -6 की जगह -8 करना और +5 की जगह +7 कर देना, ठीक है। इसके बाद आपके आता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम साथ में लिखते रहना इसके पास में, पोटेशियम डाइक्रोमेट। के का होता है +1, तो ये हो गया +2। अब देखो यहाँ पे हमको क्रोमियम का ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, Cr का ज्ञात करना है। तो Cr का मतलब क्या हो गया, x, और यहाँ पे 2 Cr है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, 2x लिख दिया आपने क्रोमियम के लिए, ठीक है ना। अगर केवल एक ही क्रोमियम होता तो हम यहाँ पे x लिखते। ऑक्सीजन का होता है -2, 7 हो गया, 7 हो गया तो कितना हो गया, -14 हो गए, तो क्रोमियम का निकला +6। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है, दोनों क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक +6 है यहाँ पर। अब आता है HNO2, ऊपर हमने पढ़ा था HNO3, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। साथ के साथ लिखते रहना कॉपी के अंदर, ठीक है, क्योंकि आप जब नोट्स बना लोगे, नोट्स बनाने के बाद में आप वीडियो देखते हो, तो साथ में आप नोट्स को पढ़ते समय वीडियो चालू रखो आप। अब देखो आप H का हो गया +1, नाइट्रोजन का आपने x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 है तो -4 हो गया, तो x बराबर आ गया +3। तो HNO2 में इसका ऑक्सीकरण अंक है +3। FeSO4 में आपको, मैं इसको एक बार ये कर दिया मैंने, लो ठीक है। अब देखो आपसे मैंने कोई बात छुपाई है, जो थोड़ी देर बाद मैं आपके सामने वापस लाऊंगा। FeSO4 में आपको ऑक्सीकरण ज्ञात करना है Fe का, ठीक है। Fe के नीचे अंडरलाइन हो रही है, तो Fe को आपने क्या माना, x मान लिया Fe को आपने, ठीक है। फिर सल्फर का होता है -2 और ऑक्सीजन का होता है -2, तो कितने हो गए, -8 हो गया, तो ये हो गया -8 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, -+10 आ गया, ठीक है। अब देखो Fe का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक आया +10, जो कि संभव नहीं है। तो फिर ये आंसर कैसे निकला +10, हमने करते समय तो वैसे ही किया जैसे हमने ऊपर सबका किया है। Fe का x मान लिया, सल्फर का -2 लिख दिया, सल्फर का -2 होता है इसलिए, और ऑक्सीजन का -2 होता है, और इसका -8 लिख दिया, बराबर 0 किया, और आंसर आया +10। तो ये रॉन्ग क्यों हुआ, ये इसलिए रॉन्ग हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ये पूरा SO4 है ना, इसको आप पूरे को एक ही यौगिक मानना है। SO4 का होता है -2, पूरे SO4 का होता है -2, यहाँ पे सल्फर का और ऑक्सीजन का अलग अलग नहीं निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इसको बोलते हैं सल्फेट। जब आप 9th क्लास में थे या 10th क्लास में थे तो आपके आया था एक टॉपिक मूलक, ठीक है ना, मूलक आया था आपके एक टॉपिक, तो ये मूलक है। तो इसमें क्या होता है, SO4 का होता है -2, ठीक है। अभी आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किए 11वीं क्लास में, बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए होते 11वीं क्लास में, तो मूलक परीक्षण करते हैं, तो मूलक परीक्षण में इसको काम में लिया जाता है, सल्फेट को। SO4 को बोलते हैं सल्फेट, और इसकी संयोजकता होती है -2। तो Fe को तो x मान लिया, और SO4 की हो गई -2, x का Fe का आ गया आंसर +2, तो Fe तो हो गया +2 इसमें, ठीक है। Cl का कितना निकालते हैं, Cl का हो गया, Cl माइनस है, केवल Cl माइनस में आपको Cl का निकालना है। तो देखो जब भी किसी यौगिक के ऊपर, किसी तत्व के ऊपर आवेश अगर नहीं हो ऊपर, जैसे ये माइनस लगा हुआ है ना, ये अगर नहीं हो, जैसे कि अब तक जितने भी हमने 11 एग्जाम्पल देखे हैं किसी के ऊपर नहीं था, तो आपने बराबर के आगे 0 लगाया था। लेकिन अगर ऊपर कोई आवेश लिखा हुआ हो प्लस में या माइनस में, तो उसको बराबर के आगे लिखना है। एक्स Cl का ज्ञात करना है आपको, Cl को आपने मान लिया x, अब इसके ऊपर कितना है -1, तो इसके आगे -1 लिख दो बस। तो Cl का यहाँ पर कितना हो गया, -1 हो गया, इसका Cl का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक हो गया -1, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई यौगिक है कि जैसे NO3 माइनस, इसमें आपको नाइट्रोजन ज्ञात करना है मान लो, है ना। तो नाइट्रोजन का आपने मान लिया x के बाद में ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा -6, बराबर यहाँ -1 लिखना है। जो ये ऊपर वाला था ना, ये बराबर के बाद आएगा। अगर ये ऊपर -1 नहीं होता तो हम -1 की जगह पर लिखते बराबर 0, ठीक है। अब आता है Fe3O4 में अंडरलाइन करना भूल गया हूँ मैं,
Fe के नीचे अंडरलाइन करना आप, ठीक है, नोट्स में भी ध्यान रखना। तो Fe 3 है तो आपने इसको 3x मान लिया। फिर ऑक्सीजन की होती है -2 तो -8 हो गए। यहाँ मैं प्लस लिखना भी भूल गया हूँ, 3x प्लस -8, 3x प्लस माइनस का 8 बराबर 0, तो x का मान आएगा +8/3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीकरण अंक जो है वो भिन्न में भी हो सकती है, +8/3। C6H12O6, ये है C6H12O6। हाँ, इसका नाम क्या बताऊँ मुझे, C6H12O6 को क्या बोलते हैं, इस यौगिक का नाम क्या है? हाँ, आपने सही बताया, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो अब देखो आप C6H12O6 में आपको कार्बन का ज्ञात करना है, क्योंकि कार्बन 6 है तो आपने 6x मान लिया इसका, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो +12 हो गए, ऑक्सीजन का होता है -2 तो ये -12 हो गए, बराबर 0 लिख दिया, तो इसका मान आया x बराबर 0। यानी कि ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, 0 हो गया। अमोनिया में निकालना है आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक। नाइट्रोजन को आपने x मान लिया, हाइड्रोजन का होता है +1 तो 3 हाइड्रोजन तो +3 हो गया, बराबर 0, तो x बराबर हो गया -3। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -3 होते हैं। अब आता है CrO5, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड में आपको क्रोमियम का निकालना है। मैं जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन करना भूल गया हूँ आप नोट्स में करते रहना, बनाओ जब। तो क्रोमियम को हमने x मान लिया, ऑक्सीजन का होता है -2 तो -10 हो गए, x बराबर आ गया +10, जो कि संभव नहीं है। मैंने गोला करके इसको काट रखा है, आप भी गोला करके इसको काटना कॉपी में जब नोट्स बनाओगे उस समय। क्यों? क्योंकि ये रॉन्ग आंसर है इसका। क्यों हुआ इसका रॉन्ग आंसर? क्योंकि +10 ऑक्सीकरण अवस्था किसी की नहीं हो सकती है। तो उसको समझाने के लिए यहाँ एक मैंने चित्र बना रखा है। ये क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड CrO5 का की संरचना है, ठीक है। तो CrO5 की संरचना को बोलते हैं बटरफ्लाई संरचना, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये देखो बटरफ्लाई की संरचना बन रही है इसकी ऐसे, इसलिए इसको ये संरचना बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का वैसे तो सब जगह -2 होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है सब जगह, लेकिन जब ऑक्सीजन बनाता है परऑक्साइड बंध, परऑक्साइड बंध का मतलब क्या हुआ, ऐसा बंध जब ऑक्सीजन बनाता है, ऐसा दो ऑक्सीजन एकल बंध से जुड़ी हुई होती हैं तो उसको बोलते हैं परऑक्साइड बंध। इनमें दोनों ऑक्सीजन का -1 और -1 संयोजकता होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं परऑक्साइड बंध। इसमें दोनों ऑक्सीजन की संयोजकताएं -1 और -1 होती है, इसकी भी -1 होगी, इसकी भी -1 होगी। देखो यहाँ पर देखो आप दो परऑक्साइड बंध बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा परऑक्साइड बंध, एक ये बन रहा परऑक्साइड बंध। इन दोनों में दोनों ऑक्सीजनों की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, -2 नहीं है। ऊपर वाला ये जो ऑक्सीकरण है ना, ये जो ऑक्सीजन है ये सिंपल ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, ठीक है। अब देखो आप, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन तो कौन सी वाली है, ये जो 4 है यहाँ पर, ये तो हैं कौन से वाले, परऑक्साइड बंध वाले। तो इनको हमने साथ में ब्रैकेट में लिख दिया क्रोमियम, फिर हमने यहाँ लिख दिया O4, ठीक है। ये 4 ऑक्सीजन कौन सी है, ये वाली जो परऑक्साइड बंध बनाएगी, और ये एक ऑक्सीजन जो है वो ये वाली है, ठीक है। तो आप देखो, आप इसके अंदर X मान लिया क्रोमियम का हमने, इन चारों ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था हो गई -4 और O की हो गई -2 हो गई, तो इसका आंसर आ गया +6। तो क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +10 नहीं है और प्लस कितनी है, 6 है। फिर आता है आपके H2S2O8, ये वाला यौगिक। H2S2O8 के निकालते हैं अपन नियम के हिसाब से तो +7 निकलती है, लेकिन +7 सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था नहीं है, होती नहीं है इतनी, है ना। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर इसकी संरचना देखनी है। जब हमने इसकी ये वाली संरचना बनाई तो हमारे सामने क्या कंक्लूजन निकला कि इसमें एक परऑक्साइड बंध उपस्थित है, ये वाला, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन एकल बंध से जुड़ी हुई है। तो ये जो दो ऑक्सीजन है ना, इन दोनों ऑक्सीजनों का ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा, -1 और -1। इसके अलावा पूरे यौगिक में ये वाली ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये और ये, इन सब का ऑक्सीकरण अंक -2 है। लेकिन दो ऑक्सीजन जब एकल बंध से जुड़ती है तो इन दोनों का ऑक्सीकरण अंक कितना है, -1 और -1 है, ठीक है। अब देखो आप H2S2 लिख दिया, उसके बाद में दो ऑक्सीजन जो थी ऑक्सीकरण अंक वाली -1 वाली वो हमने ब्रैकेट में लिख दी, और 6 ऑक्सीजन जिनका -2 है वो हमने अलग से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो H2 हो गया +2, 2 सल्फर जिसका ज्ञात करना है तो 2x हो गया, और इन दोनों का हो गया -2, और ऑक्सीजन जो 6 है बाकी बची हुई उन सबका हो गया -12। तो उसका आंसर लग गया +6। यानी कि H2S2O8 में सल्फर, दोनों सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +6 है, ना कि +7। एक तत्व आता है इसके अंदर, योग छोटे टॉपिक है स्टॉक संकेतन। यदि ऑक्सीकरण अंकों को कोष्टक में रोमन संख्या में लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं स्टॉक संकेतन। जैसे Fe+2 आपने नहीं लिखा और Fe को आपने रोमन संख्या में लिख दिया, Fe सेकंड बोलते हैं इसको, सेकंड लिख दिया। टिन क्लोराइड, SN को बोलते हैं टिन, SnCl2, यहाँ पर टिन की संयोजकता है +2 तो आपने टिन सेकंड और Cl लिख दिया।
इसको बोलते हैं रोमन अंक में लिखना ऑक्सीकरण अवस्था को स्टोक्स संकेतन कहते हैं इसको, ठीक है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के हम उदाहरण देखते हैं, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रियाओं के हम उदाहरण देखें, है ना, ऑक्सीकरण अंक विधि के आधार पर, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अंक के आधार पर। उससे पहले हम दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जिसमें से पहला नाम है आपके ऑक्सीकारक और दूसरा है अपचायक। ये ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं, ठीक है। वह अभिकारक जो दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करे उसको तो कहते हैं ऑक्सीकारक, और वह अभिकारक जो दिए गए पदार्थ में तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में कमी करे उसको कहते हैं हम अपचायक। हो सकता है आपको परिभाषा से ये बात समझ में नहीं आई हो, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस तत्व का या किसी समूह वाले यौगिक का अगर ऑक्सीकरण होता है तो वह अपचायक का काम करता है, और जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक का काम करता है। वो कैसे करता है वो देखो, हम पहला उदाहरण देखते हैं इस अभिक्रिया का, ये वाला। मान लो इस अभिक्रिया में ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकारक व अपचायक बताइए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अभिक्रिया पूरी लिख के इसमें दो तो क्रियाकारक हैं और इसमें दो क्रियाकारक है, दो क्रियाकारक ये ले और दो उत्पाद इसके अंदर ये रहे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन क्रियाकारकों और उत्पादों में से जिनका ऑक्सीकरण अंक 0 है उनके ऊपर ब्रैकेट में 0 लगा दो। आप उसी तत्व के ऊपर लगाना, हर कहीं नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ किया, अब तो जिंक का और कॉपर का, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में उपस्थित परमाणु है इसलिए इनका ऑक्सीकरणांक 0 है, जो हमने ब्रैकेट में इनके ऊपर छोटा सा लगा दिया है ब्रैकेट में, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट में आपको कॉपर का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था सल्फेट का होता है -2, तो यहाँ कॉपर का हो गया +2। तो कॉपर के ऊपर ही आपको +2 लिखना है, छोटा सा, सल्फर के ऊपर और हर कहीं नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे जिंक का हो गया +2, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट का भी -2 इसलिए। अब देखो आप, जिंक जो है वो ऑक्सीकरण होकर जिंक बदल रहा है 0 से +2 के अंदर। जिंक का ऑक्सीकरण कितना था, 0 था, और जिंक सल्फेट में ये बदल गया +2 के अंदर। तो जिंक का जिंक में परिवर्तन हो रहा है, तो जिंक जो है वो 0 से +2 में बदल रहा है। इसका मतलब जब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं हम यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ कॉपर +2 से कहाँ चला गया, 0 में चला गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आपको इसको एरो से शो करना है, इस तरीके से दोनों तरफ एरो नहीं बनानी है, जहाँ से जिधर जा रहा है वहीं से आपको एरो से उसको बताना है, ठीक है। अब देखो, जिस तत्व का या यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा है वो यहाँ पर कौन है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। और पूरे कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है, केवल कॉपर का नहीं हो रहा है, तो पूरे कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो यहाँ पर अपचायक का काम करता है। तो जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीकरण, है ना, जिंक ऑक्सीकृत होकर बदल रहा है जिंक सल्फेट में, तो यहाँ पर जिंक जो होगा वो अपचायक का काम करेगा। और कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट का अपचयन होकर ये बदल रहा है कॉपर के अंदर, तो ये कॉपर सल्फेट पूरा ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो आपका क्या आंसर होगा, Zn तो अपचायक है और CuSO4 ऑक्सीकारक है। केवल Cu इसका आंसर गलत होगा, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया देखो आप, ये वाली, यहाँ अभिक्रिया लिखी हुई है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इन दोनों की अभिक्रिया होती है, कॉपर प्राप्त होता है और जल बाहर निकलता है। इसमें देखो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है, वो अपन देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो जिनका ऑक्सीकरण अंक 0 है उनके ऊपर लिख दो, ये एक अणु है इसका ऑक्सीकरण अंक 0 है, ये एक तत्व है मुक्त अवस्था में इसका ऑक्सीकरण अंक 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में आपने कॉपर का ऑक्सीकरण निकाला तो +2 आया, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है -2, तो कॉपर ऑक्साइड जो है ये +2 से बदल रहा है 0 के अंदर। क्रियाकारक से आपको उत्पाद की तरफ देखना है, तो +2 से इसका ऑक्सीकरण 0 में जा रहा है, इसका मतलब इस पूरे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 0 से किस में बदल रहा है, H2O के अंदर, जल के अंदर H का होता है ऑक्सीकरण अंक +1, तो हाइड्रोजन 0 से कहाँ बदल गया, +1 में चला गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ पर जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो कौन है, हाइड्रोजन है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो हाइड्रोजन है, तो ये अपचायक का काम करेगा। और जिसका अपचयन हो रहा है वो कौन है, कॉपर ऑक्साइड है, तो ये ऑक्सीकारक का काम करेगा। अब आपके नेक्स्ट अभिक्रिया है MnO2 + HCl। MnO2 + HCl गिव्स MnCl2 + Cl2 + जल, ठीक है। यहाँ भी हमको वही करना है, जिसका ऑक्सीकरण अंक 0 है उसके ऊपर 0 लिख दो,
केवल Cl2 का शून्य है क्योंकि ये अणु है इसलिए, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण आ रहा है +4 और उत्पाद के अंदर जो MnCl2 है इसमें Mn का आ रहा है +2। इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। +4 से +2 में जा रहा है Mn, तो इसका हो रहा है अपचयन। अपचयन किसका हो रहा है, MnO2 का हो रहा है, न कि Mn का। तो ये काम करेगा ऑक्सीकारक का। HCl में देखो Cl-1 है, Cl का कितना है, HCl-1 और इधर Cl का कितना है, 0 है। तो Cl-1 से कहाँ चला गया, 0 में चला गया। इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीकरण। तो पूरा HCl जो है वो अपचायक का काम कर रहा है। एक बात ध्यान रखना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचायक हमेशा क्रियाकारक की तरफ से ही होंगे, उत्पाद की तरफ से नहीं होंगे। हमेशा क्रियाकारक से ही आएंगे ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है, जब तक कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं हो। अब आप देखो दूसरी अभिक्रिया, सिंपल सी अभिक्रिया है। कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अब यहाँ पर उत्पाद एक ही है, क्रियाकारक तो यहाँ पर 2 हैं लेकिन उत्पाद एक ही है। तो आपको दोनों एक ही उत्पाद में से दोनों के ऑक्सीकरण अलग अलग निकालने हैं। पहले तो उनका लिख लो जिनका 0 है, कार्बन का 0 है और ऑक्सीजन का 0 है, ठीक है। अब इस CO2 में कार्बन का और ऑक्सीजन का आपको अलग अलग निकालना है। तो देखो आप CO2 लिखा मैंने कार्बन का निकालने के लिए कार्बन को मान लिया x, ऑक्सीजन का होता है -2 तो -4 हो गए बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, +4। तो कार्बन का तो निकल गया +4, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ ऑक्सीजन का, तो और कार्बन का हमने कितना निकाला +4, ऑक्सीजन का मैंने क्या मान लिया x, तो ये 2x हो गया, 2 है इसलिए बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, -2। अब देखो आप इसके अंदर कार्बन 0 से कहाँ जा रहा है, +4 में जा रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन का। और O2 0 से कहाँ जा रही है, -2 में जा रही है, तो इसका हो रहा है अपचयन। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो तो क्या हो गया, अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया वो, ठीक है। अब देखिए दूसरी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर Cl2 प्लस I माइनस गिव्स Cl- और I2। इसमें 0 किसका ऑक्सीकरण अंक है यहाँ, तो Cl2 की 0 है और I2 की 0 है क्योंकि ये अणु है। यहाँ पर I के ऊपर जो है वो है -1, Cl के ऊपर भी कितना है, -1 है। अब आप देखो यहाँ पर Cl2 0 से कहाँ चला गया, Cl2 0 से कहाँ चला गया, Cl- में चला गया। तो 0 से -1 मतलब कि अपचयन, ठीक है। और I जो जिसका -1 था वो I -1 से कहाँ चला गया, 0 में चला गया, तो यानी कि ऑक्सीकरण, ठीक है। तो Cl2 यहाँ पर ऑक्सीकारक का, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो अपचायक का काम करेगा। नेक्स्ट अभिक्रिया है Fe+HCl गिव्स FeCl2+H2। यहाँ पर जिसका 0 है वो कौन है, एक तो Fe और एक H2 है, एक तो तत्व है और एक अणु है, इसलिए Fe का 0 से कितना चला गया, +2 के अंदर, तो हो गया ऑक्सीकरण। HCl में Cl+1 से कहाँ चला गया, 0 के अंदर। यहाँ थोड़ा सा मैंने रॉन्ग लिख दिया है, आप ध्यान रखना इसको, नोट्स में बनाते समय इस +1 को इस H के ऊपर लिखना +1, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का हमको निकालना है इसलिए। तो हाइड्रोजन का +1 है, हाइड्रोजन का 0 हो गया, तो हाइड्रोजन +1 से कहाँ चला गया, 0 में चला गया, तो इसका हो गया अपचयन। तो Fe तो कर रहा है अपचय का काम और ये कर रहा है ऑक्सीकारक का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अभिक्रिया कैल्शियम प्लस जल। तो कैल्शियम और जल की जो अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, तो कैल्शियम के 0 है और हाइड्रोजन के 0 है यहाँ पर। तो कैल्शियम 0 से कहाँ चला गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम का है +2, तो 0 से चला गया +2 के अंदर, तो मतलब कैल्शियम का तो हो गया ऑक्सीकरण। जल में H का है +1 और इस वाले H का है 0, तो +1 से कहाँ चला गया, ये 0 में चला गया, तो इसका हो गया अपचयन। तो कैल्शियम का हो रहा है ऑक्सीकरण तो ये अपचय का काम करेगा, जल का हो रहा है अपचयन तो ये ऑक्सीकारक का काम करेगा। इस प्रकार से आप रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अंदर ऑक्सीकारक, अपचायक, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का पता लगा सकते हो। ध्यान रखना ऑक्सीकारक और अपचायक हमेशा क्रियाकारक की तरफ से ही आएंगे। एरो के में दोनों तरफ, ये जो हम एरो बनाते हैं इसमें दोनों तरफ आप ये वाला निशान मत लगाना। इसमें आपको केवल क्या करना है, यूँ लेके और यूँ ऐसे बताना है आपको, इधर भी यूँ लेके और यूँ ऐसे बताना है आपको, ठीक है। किसी किसी अभिक्रियाओं में जो मुख्य हैं, जिनमें से अगर आपको हो सकता है आपको इस बात का कन्फ्यूजन होगा कि इसका ऑक्सीकरण निकालना है हमको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि उत्पाद की तरफ देखना आप, यहाँ पे कैल्शियम 0 है, यहाँ पर अगर कैल्शियम 0 है तो इसमें उत्पाद में कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर आपने O का क्यों नहीं निकाला, H2 का H का क्यों निकाला, क्योंकि उत्पाद में H2 प्राप्त हो रहा है इसलिए।
तो जिसका निकालना है उसको हम निकाल के और फिर ऑक्सीकरण अपचयन के हिसाब से अपचायक और ऑक्सीकारक को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ओके।